Quick IS, compose your dream। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो? आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड करा जा रही है। ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है साइंस की। इसका जो है ये 7वां चैप्टर है। इसका नाम है जंतुओं और पादपों में परिवहन। जो जंतु होते हैं और परिवहन होते हैं, रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, और जो पादप होते हैं उसमें जल और भोजन का परिसंचरण कैसे होता है, कैसे एक स्थान दूसरे स्थान पर परिवहन होता है, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। इसको अच्छे से देखिएगा। कोई अगर डाउट होता है कमेंट करके पूछेगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 7 एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है, जंतुओं और पादप में परिवहन। ठीक है, जैसे जंतुओं में परिवहन कैसे होता है ब्लड का, या फिर पादपों में पौधों में परिवहन कैसे होता है जल का या फिर आहार का, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, मतलब आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में जो है उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान पर करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। कहने का मतलब यह है कि परिवहन हर जगह होता है, चाहे पौधे हो और चाहे मानव हो या कोई जंतु हो। ठीक है, और सबका अपना अपना काम है। लिखा है क्या आप जानते हैं कि जो है यह सब कैसे संभव होता है। आगे लिखा है चित्र 7.1 को देखिए। क्या आपको हृदय और रक्त वाहिनियां दिखाई दे रही हैं? आगे यहाँ मैप पे हम लोग देखते हैं। अभी तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हृदय है, ये आपका हृदय है, और ये आपका सिरा है जो नीले कलर का है, और धमनी रेड कलर की है। और दोनों क्या है, रक्त वाहिकाएं हैं। एक में जो है शुद्ध और एक में अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में परिवहन करता है। आगे लिखा है हृदय और रक्त। ठीक है, हृदय और रक्त वाहिनियां संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। इस अध्याय में हम पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं ये मानव शरीर है, और मानव शरीर में जो है हृदय ये आपका है, और याद रखना सिरा और धमनी। तो धमनी और सिरा दोनों जो है रक्त का परिवहन करती हैं। तो सिरा के माध्यम से अशुद्ध रक्त और धमनी के माध्यम से शुद्ध रक्त होता है, और ये रेड कलर की, और जो सिरा होता है वो नीले कलर की दिखती है। और आप अपने जो है हाथ में भी देख सकते हैं, पैर में देख सकते हैं, नीले कलर की जो आपको नसें दिखाई देती है, जिसे हम नसें कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिरा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है परिसंचरण तंत्र। तो जो याद रखना, परिसंचरण तंत्र का मतलब ही होता है कि जो सिरा और धमनी के माध्यम से शरीर के चारों तरफ जो रक्त प्रवाहित होता है उसी को हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये शरीर में हमारे होता है। तो लिखा है रक्त के बारे में, जब आपके शरीर का कोई भाग कट जाता है तो क्या होता है, तो खून निकलने लगता है। रक्त यह जो है रुधिर बाहर जो है बहने लगता है। लेकिन रक्त है क्या, तो रक्त एक तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह पाचित भोजन को जो है क्षुद्रांत छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है। कौन, तो याद रखना रक्त। ठीक है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओं तक ले जाता है। तो जो फेफड़ों में ऑक्सीजन होता है तो उसको रक्त ही क्या करता है, पूरे शरीर में उसका परिवहन करता है, कोशिकाओं तक ले जाता है। और जब कभी मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का कारण प्रदूषण होता है तो वही जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा को कम कर देता है, और इससे हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन नहीं हो पाता है, जिससे सांस फूलने की बीमारी हो जाती है। आगे लिखा है रक्त शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जो है उनका परिवहन भी करता है। तो याद रखना जो रक्त होता है वो अपशिष्ट पदार्थ, जो पदार्थ खराब हो गए उनको भी बाहर निकालता है, और जो है शरीर के अंदर ऑक्सीजन को भी पहुंचाता है, और जो है क्या करता है, भोजन को जो है छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले भी जाता है। कौन, तो रक्त ले जाता है। तो रक्त का इतना महत्वपूर्ण काम है, इस बात को आपको यहाँ याद रखना है। आगे लिखा है रक्त विभिन्न पदार्थों को किस प्रकार ले जाता है। रक्त एक तरल से बना होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो है निलंबित रहती हैं। ठीक है, अब ये मानव शरीर का देख सकते हैं, ये आपको रक्त, सिरा और धमनी के बारे में यहाँ डिटेल में अच्छे से दिखाया गया है, तो आप इसको देख करके आसानी से समझ सकते हैं। लिखा है रक्त में जो है एक प्रकार की कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं जिसे हम आरबीसी कहते हैं। इसमें एक जो है लाल
वर्णक होता है जिसे हम जो क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन याद रखना, ये हमारे रक्त में पाया जाता है और हीमोग्लोबिन एक क्या होता है, तो ये होता है प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। तो हीमोग्लोबिन ही हमारे रक्त में होता है, लाल रक्त कणिकाओं में होता है, जिससे हमारा रक्त जो है वो लाल हो जाता है। आपको पहले याद रखना है। दूसरा, ये काम क्या करता है, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है। और जब कभी कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हमारे शरीर में प्रवेश हो जाता है तो ये हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे ऑक्सीजन का परिवहन रुक जाता है। और हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रोटीन है। आगे लिखा है, हीमोग्लोबिन की कमी होने पर शरीर की सभी कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस चैप्टर में जो ये लाइन आपको बताई गई है, पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको एग्जाम के पॉइंट व्यू से आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसीलिए एनसीईआरटी को बेसिक तरीके से पढ़ने की जरूरत होती है। आगे लिखा है, रक्त में अन्य प्रकार की कोशिकाएं भी होती हैं जिन्हें हम श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC कहते हैं। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो याद रखना, इसे हम WBC को हम क्या कहते हैं, बीज सिपाही कहते हैं। और याद रखना, जो कोई भी रोगाणु या कोई विषाणु हमारे शरीर में जब प्रवेश करता है तो WBC ही से उसे लड़ती है और लड़ करके उसको नष्ट करने का काम करती है। कौन, WBC। ठीक है, तो ये कोशिकाएं ये भी होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे शरीर में ब्लड 2 प्रकार का होता है, एक लाल रक्त और एक श्वेत रक्त। WBC का काम क्या है, तो मेनली क्या है, ये रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। ये रोगाणुओं को नष्ट करने का काम ही कौन करता है, WBC करता है। बूझो खेलते समय गिर गया और जो है उसके घुटने में चोट लग गई, कटे हुए स्थान से रक्त बहने लगा। कुछ समय बाद जो है उसने देखा कि रक्त का बहना अपने आप रुक गया। कटने के स्थान पर जो है गहरे लाल रंग का एक थक्का जम गया। या देखकर बूझो कुछ परेशान हो गया। मतलब कि जो है जब कोई चीज कट जाता है तो थक्का बन जाता है। और थक्का क्यों बनता है, तो विटामिन के की पूर्ति रहती है। अगर विटामिन के की कमी है तो हमारे शरीर में क्या होगा, थक्का नहीं बनेगा। ठीक है, खून अर्थात नहीं जमेगा। लिखा है, जो रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति कारण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, पट्टिकाणु या फिर प्लेटलेट्स कहते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, उसकी उपस्थिति में ही खून हमारा क्या हो जाता है, जम जाता है। और विटामिन के की कमी अगर होगी तब भी जो है खून हमारा नहीं जमता है। ये बात याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें बता दी गई हैं। अब लिखा है, रक्त वाहिनियां। रक्त वाहिनियां क्या करती हैं, तो रक्त वाहिनियां 2 प्रकार की होती है, एक सिरा होता है, एक धमनी होता है। तो लिखा है, शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियां होती हैं जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। आप जानते हैं कि अंतः श्वसन के समय ऑक्सीजन की ताजा आपूर्ति फेफड़ों को भर देती है और रक्त इस ऑक्सीजन का परिवहन शरीर के अन्य भागों में करता है। तो रक्त क्या करता है, तो जो फेफड़ों में जो वो होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको जो है परिवहन करता है और शरीर के अन्य भागों में उसको पहुंचा देता है रक्त। किसके माध्यम से, तो रक्त वाहिनियों के माध्यम से। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, साथ ही कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य अपशिष्ट पदार्थों को जो है ले लेता है। तो इसको पहले हम यहां समझ लेते हैं। ठीक है, अब पहले हम यहाँ समझते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे कहाँ पहुँचता है, फेफड़े में। और फेफड़े से जो है ऑक्सीजन को जो है धमनियाँ कहाँ ले जाती हैं, तो शरीर के आंतरिक भागों में। और वहाँ से कोशिकाओं में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो सिराएं अपने साथ लेके आती हैं और यहाँ पे छोड़ देती हैं, कहाँ पर, फेफड़ों में। और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड सांस के माध्यम से बाहर हो जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को यहाँ पर क्या किया गया है, समझाया गया है। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे जो है, इस रक्त को वापस हृदय में लाया जाता है जहां से यह फेफड़ों में जाता है। जो मैंने आपको समझा दिया, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है कि इस प्रकार शरीर में 2 प्रकार की रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, धमनी और सिरा, जैसा मैंने आपको बता दिया है। आगे लिखा है, धमनी का काम क्या है, तो धमनियां जो है हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि धमनियां ही हैं जो ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। हृदय से कहाँ ले जाती हैं, तो ये शरीर के सारे अंगों में। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियां की जो है भित्तियां दीवार मोटी और जो है क्या होती है, प्रत्यास्थ होती हैं। आइए हम धमनियों से रक्त के प्रवाह का अनुभव करने के लिए एक क्रियाकलाप
करते हैं, हम लोग क्रियाकलाप देखते हैं। अपने दाहिने हाथ की मध्य और तर्जनी जो है अंगुली को अपने बाईं कलाई के भीतरी भाग पर रखिए। क्या आपको कोई जो है स्पंदन गति धक धक महसूस होती है? बिल्कुल होती है। जो है यहाँ स्पंदन जो क्यों होता है? यह स्पंदन नाड़ी स्पंद नब्ज जो है वो कहलाता है और यह धमनियों में प्रवाहित हो रहे रक्त के कारण होता है। देखिए कि 1 मिनट में कितनी बार जो है वो स्पंदन करता है। ठीक है, आप यह देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा है आपने कितने नाड़ी स्पंदन गिने? यदि 1 मिनट जो है मतलब प्रति मिनट जो है स्पंदों की संख्या स्पंद दर कहलाती है। विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की जो है स्पंदन दर कितनी होती है? सामान्यतः 72 से 80 जो है स्पंदन प्रति मिनट होती है। अपने शरीर में अन्य ऐसे भागों का पता लगाइए जहां आप नाड़ी स्पंदन को अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हृदय के पास। आगे लिखा है अपनी और अपने सहपाठियों को कि प्रति मिनट जो है नाड़ी जो है स्पंदन दर ज्ञात कीजिए। तो एक तरह से होमवर्क लोगों को दिया गया है समझने के लिए बच्चों को। आगे लिखा है वह रक्त वाहिनियां जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले आती है, उन्हें हम शिराएं कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था। तो शिराओं से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है और धमनियों से ऑक्सीजन का। शिराओं की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं और शिराओं में ऐसे बल्ब होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं या करते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप समझ सकते हैं जैसे आपका यह फेफड़ा है और आपका यह हृदय, तो फेफड़े से ऑक्सीजन हृदय में आता है। और यहाँ पर याद रखना सिरा है और यह धमनी है। ठीक है, तो याद रखना जो ये सिरा है इससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है किधर की ओर? हृदय की ओर। और जो है हृदय से धमनी से क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है और ये कोशिकाओं तक पहुंचता है। इसी को हम परिसंचरण तंत्र की व्यवस्था के रूप में जानते हैं। ठीक है, आगे लिखा है यहाँ पे जो है चित्र में जो दिखाया गया उसी के बारे में बताया गया कि क्या आपको धमनियां और अन्य छोटी छोटी जो है वाहिनियों में विभाजित होती दिखाई देती हैं? ऊतकों में पहुंचकर यह पुनः जो है अत्यधिक पतली और जो है नालिकाओं में विभाजित हो जाती है जिन्हें हम कोशिकाएं कहते हैं। जैसे आपको दिखाया, कोशिकाएं पुनः मिल करके सिराओं को बनाती हैं जो रक्त को हृदय में ले जाती हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हृदय से में जो है ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है? धमनियों के माध्यम से हृदय से शरीर के अन्य भागों में, और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है हृदय की ओर सिराओं के माध्यम से। इसको आप अच्छे से याद रखना। आगे लिखा है रक्तदान के बारे में। लिखा है रक्त की अनुपलब्धता के कारण सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। स्वेच्छा से किया गया रक्तदान हानि रहित और दर्द रहित होता है जो कई अनमोल जानें बचा सकता है। रक्तदान अस्पतालों में सरकार द्वारा अधिकृत जगहों पर ही किया जाना चाहिए। दान किया गया रक्त ब्लड बैंकों में विशेषकर देखभाल से रखा जाता है। जब किसी को जरूरत पड़े तो वहां उसको दे दिया जाए। आगे लिखा है हृदय क्या है? हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है। यह निरंतर धड़कता रहता है। तो याद रखना हृदय क्या करता है? ये लगातार पंप करता है और किसका परिवहन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है रक्त के माध्यम से। रक्त पंप करके जो है ऑक्सीजन को जो है रक्त के माध्यम से जो है धमनियों के माध्यम से शरीर के हर भागों में पहुंचाता है। कौन? हृदय। तो हृदय का काम यही है और इसीलिए जो है हमारे शरीर की क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, आगे लिखा है एक ऐसे पंप की कल्पना कीजिए जो वर्षों तक बिना रुके कार्य करता रहता है। यह बिल्कुल असंभव है प्रतीत होता है, फिर भी हमारा हृदय जीवन प्रयत्न बिना रुके रक्त को पंप करने का कार्य करता रहता है। आइए हम हृदय के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। लिखा हृदय जो है वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसका निचला सिरा थोड़ी बाईं ओर झुका होता है। अपनी उंगलियों को शरीर की ओर मोड़कर मुट्ठी बना लीजिए। आपके हृदय का अमाप साइज लगभग आपकी मुट्ठी के बराबर होता है। ठीक है, तो हृदय हमारी मुट्ठी के बराबर ही होता है। आगे लिखा है जरा सोचिए यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त परस्पर मिल जाएं तो क्या होगा? ठीक, ऐसी स्थिति में उत्पन्न न होने देने के लिए ही क्या होता है? ठीक है, या आप इसको मैप के माध्यम से भी मैं समझा देता हूं। ठीक है, तो लिखा है जो है हृदय जो है 4 कक्षों में बटा होता है। ऊपरी 2 कक्ष जो है आलिंद कहलाते हैं और निचले 2 कक्ष जो है नीले कहलाते हैं। कक्षों के बीच का विभाजन दीवार ऑक्सीजन समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध जल
मतलब रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता। तो याद रखना, इसीलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलते नहीं है, क्योंकि सबके कक्ष क्या हो, अलग अलग बटे हुए हैं। परिसंचरण तंत्र की कार्यविधि को समझने के लिए चित्र 7.3 में हृदय के बाईं ओर से आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए। इस चित्र में तीरों द्वारा हृदय से फेफड़ों में और वापस हृदय में रक्त के प्रवाह की दिशा दिखाई गई है, जहां से वह शेष शरीर में रक्त मतलब शरीर में पंप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैप पे इस माध्यम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे हृदय को कितने भागों में बांटा गया है, आप देख करके इसका अनुमान लगा सकते हैं। जैसे हृदय में जो है दो है, जो है बायां आलिंद होता है और दायां आलिंद होता है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जो ये वाला है आप देखिए यहाँ पे कक्षों के बीच विभाजन होता है, दीवारें होती हैं, ये दीवार है, तो ये इसीलिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिल नहीं पाते हैं। और ये आपका बायां निलय है और ये आपका ये दायां निलय है। ठीक है, और याद रखना जो धमनी है, यहाँ से रक्त जो है शुद्ध रक्त जाता है यहाँ से, और सिराओं से जो है अशुद्ध रक्त कहाँ आता है, तो ये आता है कहाँ पर, बायां आलिंद में, और यहाँ से फिर ये वापस जाता है। तो ये कार्यविधि किसकी होती है, हृदय की होती है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हृदय स्पंद की बात करते हैं। हृदय के कक्ष की भित्तियां पेशियों की बनी होती हैं। ये पेशियां लयबद्ध रूप से संकुचन और जो है विश्वासित करती रहती हैं। यह लयबद्ध संकुचन और उसके बाहर होने वाली लयबद्ध विश्वासित दोनों मिलकर के हृदय स्पंद हार्ट बीट कहलाता है। याद रखिए, हृदय का स्पंदन जीवन के हर क्षण होता रहता है। यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखें तो आपके हृदय जो है स्पंद और धड़कन को आप महसूस कर सकते हैं। चिकित्सक आपके हृदय जो है को मापने के लिए क्या करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का नामक एक जो है यंत्र का उपयोग करते हैं, जिससे वो आपका हृदय की गति को समझ सकते हैं। आप यहाँ मैप पे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, डॉक्टर के पास ये हमेशा होता है। इसी से हृदय की गति नापी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है, आगे लिखा है, चिकित्सक जो है स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंद की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं। स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर एक जो है स्टेप पीस लगा होता है, जिसमें एक संवेदनशील डायफ्राम होता है। दूसरे सिरे पर दो ईयर पीस जो है लगे होते हैं, जो एक नली द्वारा चेस्ट पीस के से जुड़े होते हैं। चिकित्सक जो है स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रख करके जो है क्या सुनते हैं, उसकी ध्वनि को सुनने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें आपके हृदय की स्थिति का आकलन करने में सहायता मिलती है। आइए हम अपने आसपास के उपलब्ध सामग्री से स्टेथोस्कोप का एक मॉडल बनाना सीखें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेथोस्कोप बनाने की विधि बताई गई है, तो इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इसको आप लोग एक बार देख लेना केवल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है, बोझो जानना चाहता है कि क्या स्पंज और हाइड्रा में कोई मतलब भी रक्त होता है। तो स्पंजों और हाइड्रा जैसे जंतुओं में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रा व जीवों में परिसंचरण तंत्र पाया ही नहीं जाता है। जिस जल में वह रहते हैं वही उनके शरीर में प्रवेश करके उनके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अंततः परिसंचरण तंत्र जो है हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है हाइड्रा जैसे जीवों में। आगे लिखा है, आइए जो है अब हम शरीर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य अपशिष्ट पदार्थों की निकासी के विषय में अध्ययन करते हैं। लिखा है, जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है। तो जंतुओं में उत्सर्जन कैसे होता है, लिखा है, आपको याद होगा कि शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार जो है उच्छ्वासन के जो है प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकल जाती है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे शरीर से क्या होती है, बाहर निकलती है। आगे लिखा है, यह भी ध्यान में रखिए कि जो है अपाचित भोजन जो है बहिक्षेपण प्रक्रम द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए अब हम मालूम करें कि अन्य अपशिष्ट पदार्थ शरीर द्वारा कैसे बाहर निकल जाते हैं। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि आखिर वह अपशिष्ट पदार्थ आते कहां से हैं। ठीक है, लिखा है, जब हमारी कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ अपशिष्ट के रूप में निमुक्त होते हैं। अधिकांशतः यह पदार्थ जो है विषाक्त होते हैं, इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालने की आवश्यकता होती है। सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले
अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिलकर उत्सर्जन जो है क्या कहलाते हैं, तंत्र कहलाते हैं। तो कौन कौन से ऐसे उत्सर्जन तंत्र हैं जो हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं? लिखा है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो लिखा है रक्त में जो है उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाना चाहिए। यह प्रक्रम किस प्रकार होता है? इसके लिए रक्त को छानने की आवश्यकता की जो है व्यवस्था की आवश्यकता महसूस होती है। ठीक है, यह लिखा है यह व्यवस्था जो है गुर्दों की, जिसे हम किडनी कहते हैं, तो यह व्यवस्था कहाँ से होती है? गुर्दों में जो है उपस्थित रक्त कोशिकाओं द्वारा जो है उपलब्ध की जाती है। जब रक्त दोनों जो है गुर्दों में पहुंचता है, मतलब दो किडनियों में पहुंचता है, तो उसमें उपयोगी और हानिकारक दोनों प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ जो है यूरिन या जो है मूत्र के रूप में हमारे पृथक मतलब के लिए हटा दिए जाते हैं। किडनी से जो है मूत्रवाही जो वाहिनियां होती हैं जुड़ा होता है और जिसे हम मूत्राशय के नाम से जानते हैं, यूरिन होता है। ठीक है, आगे लिखा है जो है मूत्र वाहिनियां नली के आकार की होती है जो मूत्राशय से मूत्र संचित होता है और उसे जो है कहा करती हैं, बाहर निकाल देती हैं। ठीक है, तो जो हमारा यूरिन होता है ये भी हमारे शरीर का क्या होता है, अपशिष्ट होता है। इसको भी आपको याद रखना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ मैप पे इस चीज को यहाँ पे समझाया गया है। ये आपका है, ये किडनी है, आपकी दोनों किडनियां हैं और ये आपका याद रखना यूरिन का मार्ग है जहां से यूरिन आता है। ठीक है, और आने के बाद ये जो है यहाँ पर मूत्राशय में इकट्ठा होता है और यहाँ से फिर वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना जो हमारा यूरिन है ये भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ है हमारे शरीर का। आगे लिखा है यहाँ पे दूसरा सिरा खुला होता है जिसे मूत्र रंध्र कहते हैं, जो आपको समझा दिया गया है। आगे लिखा है कोई जो है वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से लेकर के जो है 1.8 लीटर जो है यूरिन करता है और यूरिन में जो है 95% जल होता है, 2.5% यूरिया होती है और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद होते हैं। तो यूरिया जो है किडनी के माध्यम से ही छन करके बाहर हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो है जो हमारा यूरिन होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं। आगे लिखा है यह हम सभी का अनुभव है कि गर्मियों में हमें पसीना जो है आता है और पसीने में जल और लवण होते हैं। बोझों ने देखा है कि गर्मियों के दिनों में प्रायः पसीने के कारण कपड़ों में सफेद धब्बे दिखाई देते हैं, विशेषकर उन स्थानों पर जहां अधिक पसीना आता है। ये धब्बे जो है पसीने में उपलब्ध लवणों के कारण बनते हैं। ठीक है, क्या जो है पसीना आने का कोई विशेष प्रयोजन होता है? हम जानते हैं कि मिट्टी से बने घड़ों में रखा पानी ठंडा हो जाता है। इसका कारण यह है कि घड़ों के छिद्रों से रिस करके पानी उनकी बाहरी सतह पर आ जाता है। जब यह पानी वाष्पित होता है तो घड़े में बचा शेष पानी ठंडा हो जाता है। याद रखना जो घड़े में पानी होता है वो वाष्पीकरण के कारण ही ठंडा होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। ठीक इसी प्रकार पसीना भी हमें अपने शरीर को ठंडा बनाए रखने के लिए सहायता करता है। तो पसीना जो निकलता है याद रखना वो तो शरीर को ठंडा करता है और वो भी एक तरह से अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से बाहर कर देता है। आगे लिखा है कभी कभी किसी व्यक्ति के किडनी जो है काम करना बंद कर देते हैं। ऐसा किसी संक्रमण या चोट के कारण हो सकता है। किडनी के जो है क्रिया हो जाने की स्थिति में रक्त में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसे व्यक्ति की अधिक दिनों तक जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। तथापि यदि जो है कृत्रिम जो है किडनी द्वारा रक्त को नियमित रूप से छान करके उसमें अपशिष्ट पदार्थों को हटा दिया जाए तो उसके जीवन काल में वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार रक्त के छनन विधि को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। अब आपको याद रखना है डायलिसिस किसे कहते हैं, आपको पता चल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है जंतुओं के शरीर में अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन की विधि जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। मछली जैसे जलीय जंतु कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं जो सीधे जल में घुल जाती है। कितना इंपॉर्टेंट बताया गया है कि जो मछली में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे अमोनिया तो सीधे किस मिल जाती है? जल में। पक्षी, छिपकली, सर्प जैसे कुछ जंतु अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अर्धघन जो है पदार्थ के रूप में करते हैं, मतलब अर्ध ठोस पदार्थ के रूप में, जो मुख्यतः श्वेत सफेद रंग का यूरिक अम्ल होता है। तो याद रखना यूरिक अम्ल का जो है ये क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया प्रमुख होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पादपों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। अभी तक तो हमने जंतुओं के बारे में जाना, अब हम
पादपों मतलब पौधों में परिवहन कैसे होता है। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि पौधे पादप अपनी जड़ों मूलों द्वारा मृदा से जल और खनिज पोषकों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। पत्तियां जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। ठीक है, आप ये सब पता होगा आपको, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अध्याय 6 में आपने यह भी पढ़ा है कि सभी जीवों का भोजन उनके लिए ऊर्जा का स्रोत होता है तथा जीवन की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निमुक्त होती है। कोशिकाएं इस ऊर्जा का उपयोग जीवन के मूल क्रियाविधियों को संपादित करने के लिए करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि जीवन की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो याद रखना, जो पादप होते हैं उनमें जो कोशिका होती हैं उनको भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाता है, तो इसका मतलब पौधों में भी परिवहन होता है जल का और खनिजों का। लिखा है आगे, क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल और तथा पोषक तत्व पत्तियों तक किस प्रकार पहुंचाए जाते हैं, मतलब वहां तक कैसे पहुंचते हैं। पौधों के वे भाग जो भोजन नहीं बना पा सकते पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर पत्तियों से भोजन बनता है तो पेड़ों के अन्य अंगों तक भोजन पहुंचता कैसे है, तो उसी को परिवहन कहा जाता है। ठीक है, आगे यहां लिखा है जल और खनिज का परिवहन। तो जल का परिवहन जड़ों से होता है और खनिजों का परिवहन पत्तियों से होता है अन्य भागों में। तो लिखा है आगे, तो परिवहन होता कैसे ये जानना है हमें। तो जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम द्वारा होता है और खनिजों का परिवहन किससे होता है, फ्लोएम द्वारा नामक ऊतक से होता है। उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। तो लिखा है पादप मूलों जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करते हैं और मूलों में मूल रोम होते हैं। वास्तव में मूल रोम जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर ग्रहण के लिए मूल के सतह मतलब जड़ के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। ठीक है, लिखा है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जल किस प्रकार मूलों से पत्तियों तक पहुंचता है, पादपों में किस प्रकार का परिवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, तो लिखा है जी हाँ, बूझो सही है। ठीक है, बूझो ने क्या क्वेश्चन पूछा है, तो लिखा है बूझो का विचार है कि शायद पादपों के सभी भागों में जल के परिवहन के लिए पाइप बने होते हैं, जैसा कि हमारे घरों में जल की आपूर्ति के लिए होते हैं। तो पाइप तो होती हैं, तो ऊतक होते हैं। ठीक है, तो लिखा है जी हाँ, बूझो सही है। पादपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं जो संवहन ऊतक कहलाती है। तो टिश्यू होते हैं और ऊतक कोशिकाओं का वह समूह होता है जो किसी जीव में किसी पदार्थ के विशेष को संपादित करता है। कितनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ बताई गई है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होते हैं उन्हें हम जाइलम कहते हैं। याद रखना, उसे हिंदी में दारू कहा जाता है। याद रखना, अगर पूछा जाए कि जो जल होता है, जल का और पोषक तत्वों का परिवहन किससे होता है, तो जाइलम द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम चैनलों नालियों का एक सतत जाल बनाता है जो मूलों को मतलब जड़ों को तने और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों तक से जोड़ता है और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन कर देता है। जल का परिवहन और याद रखना पोषकों का परिवहन जाइलम नामक ऊतक ही करता है जो पूरे शरीर में पेड़ों के पूरे शरीर तक वहां तक पहुंचाने का, हर भाग में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, आगे लिखा है क्या आप जानते हैं कि पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं। तो पत्तियों से भोजन बनता है। अब भोजन जो बन गया पत्तियों से, उसको पौधों के अन्य भागों तक कैसे पहुंचाया जाए। तो भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। यह कार्य वह संवहन ऊतक करता है द्वारा होता है जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। याद रखना, तो फ्लोएम द्वारा भोजन का परिवहन होता है और जल द्वारा जाइलम का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर हम इसको पढ़ देते हैं फिर आपको समझाते हैं। इस प्रकार जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस मैप के माध्यम से हम यहाँ पर चीजों को पहले समझ लेते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं, ये जाइलम है। ठीक है, जाइलम है और जाइलम द्वारा, और ये आपका क्या है, मूल रोम है, जड़ें हैं। तो जड़ों के द्वारा ही जाइलम की विधि से जल ऊपर की ओर चढ़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे आपका ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये आपका जाइलम है। तो जाइलम से जल ऊपर की ओर चढ़ता है।
ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है, तो जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो यहाँ पानी कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति के लिए पानी जड़ों से क्या होता है, ये पौधों के ऊपर जाके पहुंचने लगता है। ठीक है। और हर भाग में पानी जाइलम द्वारा ही पहुंचाया जाता है। ठीक है। और पोषक तत्व जो हमारे जड़ों से मिलते हैं। दूसरा, जो यहाँ प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है वो हर क्षेत्र में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। इसी चीज को यहाँ पर समझाया गया है। ठीक है। आगे यहाँ करते हैं, क्रियाकलाप के बारे में पढ़ते हैं। तो लिखा है, हमें यह क्रियाकलाप के लिए एक कांच का गिलास, पानी का लाल स्याही और एक कोमल जो है शाकीय पौधे की टहनी, उदाहरण के लिए जो है बालसम का या एक ब्लेड की आवश्यकता होती है। इसको हम समझ सकते हैं कैसे। लिखा है, गिलास को एक जो है तिहाई पानी से भरें, उसमें कुछ बूंदे लाल स्याही की डालें, एक कोमल शाकीय पौधे की टहनी के आधार को एक ब्लेड की सहायता से काटकर गिलास में, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, आप उसको डाल दीजिए। ठीक है। आगे यहाँ लिखा है कि जो है, क्या शाकीय पौधों की टहनी का कोई भाग लाल रंग का दिखाई देता है? तो बिल्कुल दिखाई देगा। जब ऊपर, याद रखना, जब जल ऊपर की ओर जाएगा और चूंकि जल रेड कलर का है, तो जब हम टहनी को काटेंगे तो उसमें लाल कलर के जल दिखाई देंगे। इसका मतलब जल वो चढ़ते हुए ऊपर जा रहा है। उसी चीज को यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है। अब बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं। तो याद रखना, जो वाष्पीकरण होता है और वाष्पोत्सर्जन में अंतर होता है। वाष्पीकरण जल द्वारा होता है और वाष्पोत्सर्जन जो है पत्तियों और पौधों से होता है, जल का अवशोषण। तो याद रखना, वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी जल जो है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है, और वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी होता है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन जल में होता है, तालाब में, नदियों में, समुद्र में, और वाष्पोत्सर्जन पादपों में होता है। तो लिखा है, कक्षा 6 में आपने पढ़ा है कि पादप जो है वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा बहुत अधिक जल निमुक्त करते हैं। ठीक है। वो कहाँ चले जाते हैं, तो हमारे वायुमंडल का हिस्सा बन जाते हैं। आगे लिखा है, पादप मृदा से खनिज, पोषक तत्व और जल अवशोषित करते हैं, और अवशोषित किया गया सारा जल पादप द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल जो है वाष्पित हो जाता है। तो जो रंध्र होते हैं पत्तियों में, यही वाष्पोत्सर्जन का काम करते हैं। पत्तियों से जल के वाष्पन से जो है चूषण, अभिकर्षण, खिंचाव विकसित होता है। यह वैसे ही है जैसे आप जो है, आप क्या कहते हैं, जब आप जूस उस पीते हैं तो इस तरह से जो है जल का चूषण आप करते हैं। तो विशाल वृक्षों में बहुत अधिक ऊंचाई तक जल का जो अभिकर्षण, खिंचाव इसी प्रकार होता है। तो वाष्पोत्सर्जन पादपों को ठंडा रखने में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा ही पानी ऊपर चढ़ता है। ये भी याद रखना, जैसे आप ये पत्ती को देख लीजिए, पेड़ को, ये आपका एक जो है पादप तने के बारे में दिखाया गया है, जिसे यहाँ पत्तियां, तो जब पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन होता है तो यहाँ पत्तियों में पानी कमी हो जाती है, तभी यहाँ पानी जाइलम की विधि द्वारा ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है, यही काम वाष्पोत्सर्जन करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट्स के रूप में जो यहाँ चीजें दी गई हैं उसको देख लेते हैं। लिखा है, जो उसका सार है, लिखा है कि आपने क्या सीखा। अधिकांश जंतुओं में शरीर के में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है, या शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। दूसरा है, परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियां होती हैं। ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मानव रक्त में जो मानव शरीर में रक्त धमनियों और सिराओं में प्रवाहित होता है, और हृदय पंप की तरह वो कार्य करता है। रक्त में प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और जो है क्या होते हैं, तो प्लेटलेट्स होते हैं। रक्त का लाल रंग लाल वर्ण युक्त होमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में लगभग 70 से 80 बार धड़कता है। इसे हृदय स्पंदन दर कहते हैं। अगला है, धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को क्या करती हैं, ले जाती हैं। सिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में ले जाती हैं, मैंने आपको बता दिया है। शरीर में से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम उत्सर्जन कहलाते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र में जो गुर्दे होते, किडनी, 2 मूल जो मूत्र वाहिकाएं होती हैं, वाहिनियां होती हैं, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग होता है। ठीक है। यूरिन का लवण और यूरिया जल के साथ जो है पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है, ये भी अपशिष्ट है। मछली अपशिष्ट पदार्थ के रूप में अमोनिया उत्सर्जित करती हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मछलियां होती हैं वो अपशिष्ट पदार्थ किस रूप में करती हैं, तो अमोनिया रूप में।
पक्षी, कीट और जो है छिपकली अर्ध घन जो है रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्व मृदा से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक के द्वारा ले जाया जाता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। पादप के विभिन्न भागों में भोजन का परिवहन फ्लोएम नामक ऊतक करता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। और वाष्पोत्सर्जन के कारण जो है जल क्या होता है, ऊपर की खिंचाव होता है और ऊपर की ओर क्या होता है, चढ़ता है, पत्तियों तक पहुंचता है, इसी के बारे में बताया गया है। आगे है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है मिलान करना है। जो रंध्र होता है, रंध्रों से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। जाइलम से क्या होता है, जल का परिवहन होता है। मूल रोम से क्या होता है, तो याद रखना मूल रोम से जो है ये जल का अवशोषण होता है। ठीक है, और फ्लोएम से क्या होता है, तो फ्लोएम से भोजन का परिवहन होता है। ठीक है, आगे दिया है पादपों में जल का परिवहन होता है किससे, तो जल का जाइलम से होता है। ठीक है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है, उन्हें कैसे, तो पहला ऑप्शन है छाया में रखकर, मंद प्रकाश में रखकर, ठीक है, या फिर पंखे के नीचे रखकर या पॉलिथीन के से ऊपर ढककर, तो छाया में रख करके ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, मैंने आपको बता दिया है। आगे लिखा, क्या आप जानते हैं रक्त का कोई विकल्प नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को शल्य क्रिया मतलब ऑपरेशन अथवा चोट लगने से रक्त की हानि होती है अथवा यदि उनके शरीर में पर्याप्त रक्त नहीं बचता है, तो इसकी परिपूर्ति करने का एकमात्र तरीका है रक्तदान करने वाले व्यक्तियों द्वारा दिए गए रक्त का दान। रक्त की सामान्य आपूर्ति मतलब कम होती है क्योंकि बहुत कम व्यक्ति स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। यदि रक्तदान करने से दाता की काम करने की शक्ति कम नहीं होती है और ना ही इससे किसी स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव पड़ता है, मतलब दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि रक्तदान करने से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह से आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।